Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको एडोल्फ हिटलर के बारे में नहीं पता होगा। लेकिन एडोल्फ हिटलर के साथ ही एक और व्यक्ति ऐसा भी था जिसके बारे में हम बहुत से लोग शायद नहीं जानते, और इस व्यक्ति का नाम था हेनरिक हिमलर। अगर मैं ऐसा कहूं कि हिटलर के बाद हेनरिक हिमलर ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास नाजी जर्मनी के अंदर सबसे ज्यादा ताकत थी, और होलोकॉस्ट और द्वितीय विश्व युद्ध में जितना नुकसान हिमलर ने पहुंचाया उतना किसी और ने नहीं पहुंचाया, तो यह कहना गलत नहीं होगा। होलोकॉस्ट के ऊपर जो मैंने पहले वीडियो बनाए हैं उनमें भी मैंने हेनरिक हिमलर का जिक्र किया है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उन वीडियोस को टैग कर रहा हूं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हिमलर ही वो आदमी था जिसने कि सभी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को सेटअप किया था। और इतना ही नहीं, वो एक ऐसा एकमात्र नेता भी था जिसने समय समय पर इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को विजिट भी किया था और अपने सामने ही यहूदियों को मरवाया भी था। दोस्तों, आज क्यों मैं हाइनरिक हिमलर के बारे में बात कर रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है। क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 23 मई 1945 को हाइनरिक हिमलर ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी थी। अब मैं आपको बताऊंगा हाइनरिक हिमलर की जीवन के बारे में। हिमलर का जन्म 7 अक्टूबर 1900 को एक मिडिल क्लास फैमिली में म्यूनिक में हुआ। उसका पिता गेबहार्ड लुडविक अकेडमी हाई स्कूल में एक टीचर था। 1913 में हिमलर की फैमिली लैंडशट मूव कर गई। लैंडशट जो एक टाउन था, यह म्यूनिक से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। हिमलर एक राष्ट्रवादी इंसान था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसका सपना था कि वो जर्मनी के लिए युद्ध में लड़े। इसी के लिए उसने हाई स्कूल को छोड़ दिया और वो 1 जनवरी 1918 से ऑफिसर कैंडिडेट के रूप में ट्रेनिंग लेने लगा। हालांकि उसकी ट्रेनिंग खत्म भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही जर्मनी ने आर्मिस्टाइस ट्रीटी को साइन कर दिया और इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया। और साथ ही हिमलर का जर्मनी के लिए लड़ने का सपना भी पूरे तरीके से टूट गया। उसके बाद जुलाई 1919 में लैंडशट के ही हाई स्कूल से हिमलर ने ग्रेजुएशन पूरी की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को वर्सेलाइज पीस ट्रीटी के ऊपर साइन करना पड़ा, और इस ट्रीटी के अनुसार जर्मनी किसी भी तरीके के आर्मी एक्सपेंशन को नहीं कर सकता था। तो इसी के साथ हिमलर का आर्मी ज्वाइन करने का सपना भी ध्वस्त हो गया और उसने एग्रीकल्चर में आगे अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी। टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि म्यूनिक में थी, उसमें पढ़ते हुए हिमलर ने जर्मन नेशनलिस्ट स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को ज्वाइन कर लिया और एक जो रेसिस्ट नेशनलिस्ट लिटरेचर था उसको पढ़ना शुरू कर दिया। अगस्त 1922 में हिमलर ने अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल की और उसके बाद उसने एक एग्रीकल्चर कंपनी में सेल्समैन की नौकरी करनी शुरू कर दी। अगस्त 1923 में हिमलर ने नाजी पार्टी ज्वाइन कर ली और इसी के साथ 1 महीने बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा जीवन नाजी पार्टी को समर्पित करने का फैसला किया। आगे चलकर हिमलर के पास नौकरी नहीं थी और उसकी हालत खराब थी, तो उसने ग्रेगोर स्ट्रासर का सेक्रेटरी बनने का फैसला किया। और ये जो ग्रेगोर स्ट्रासर था, इसी को आगे चलकर हिटलर ने राइट प्रोपेगेंडा लीडर बनाया था नाजी पार्टी का 1926 में। 1928 में हिमलर ने मार्गरेट बोडेन से शादी कर ली और 1929 में उन दोनों को एक बेटी हुई जिसका नाम था गुदरुन। 1929 में एडोल्फ हिटलर जो कि फ्यूरर था नाजी पार्टी का, यानी कि नाजी पार्टी का मेन लीडर था, उसने हिमलर को एसएस का लीडर बना दिया। अब दोस्तों, ये एसएस क्या था? ये एक पैरामिलिट्री ट्रूप्स थे जिनकी संख्या 1929 में केवल 280 लोगों की थी और इनका काम था नाजी पार्टी के जो भी लीडर्स थे उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये सब नाजी पार्टी के लोगों की रक्षा करने के लिए उनके बॉडीगार्ड्स थे। तो हिटलर ने एसएस की कमान हिमलर को सौंप दी। हिमलर ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और 1933 में जब नाजी पार्टी सत्ता में आई, तब तक उसने जो ये 280 लोगों का एक ग्रुप था एसएस, इसकी संख्या बढ़ाकर 52,000 कर दी। और जिस तरीके से पहले एसएस का काम था नाजी लीडर्स को सुरक्षा देना, इसने उनके काम को और ज्यादा बढ़ा दिया और इसने उन्हें काम दे दिया इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि जर्मनी की जो आंतरिक सुरक्षा है उसका। इसी के साथ साथ नाजीज जो आर्यन प्योरिटी की बात करते थे, मतलब शुद्ध आर्यन खून की, उसकी भी सारी जिम्मेदारी इसने एसएस को दे दी। शुरू में जो ये एसएस थी, ये एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि हम ऐसे बोलते हैं, उसके अंतर्गत आती थी। लेकिन जब 1931 में इस ऐसे ने हिटलर के खिलाफ ही बगावत कर दी, तो हिटलर ने हिमलर को ऐसे को पूरे तरीके से खत्म करने के निर्देश दिए और आगे चलकर हिमलर ने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको कि सिक्योरिटी सर्विसेज यानी कि एसडी बोलते थे। इस एसडी का काम था
हिटलर के जितने भी ओपोनेंट्स थे, यानी कि जितने भी उसके विरोधी थे, चाहे वो विरोधी नाजी पार्टी में थे या नाजी पार्टी से बाहर थे, उनके ऊपर नियंत्रण रखना। अगर कोई भी बगावत करने की सोचता, उसको या तो अरेस्ट कर लेना या उसको मार देना। और दोस्तों, जैसे ही नाजी पार्टी सत्ता में आई, जर्मनी के अंदर लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो गया और एक तानाशाही चलने लगी, जिसका कि एकमात्र लीडर था हिटलर। और हिटलर के बाद दूसरे स्थान पर आता था हेनरिक हिमलर। जैसे जैसे नाजी पार्टी की सत्ता आगे बढ़ती रही, हिमलर की ताकत नाजी पार्टी के अंदर बढ़ती ही रही और धीरे धीरे वो इतना ताकतवर हो गया कि हिटलर ने उसको ही जिम्मेदारी दी सभी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को सेटअप करने की, जिसके अंदर नाजी पार्टी के विरोधी ज्यूज, गेज और ऐसे लोग जिनको कि जर्मनी के अंदर प्योर नहीं समझा जाता था, उनको इन कैंप्स में ले जाकर मारा जाने लगा। और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने तक इन्हीं कैंप्स के अंदर लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। हिमलर ने एसएस की मदद से हिटलर के सभी प्रतिद्वंदियों को मार दिया और इसी से खुश होकर हिटलर ने एसएस को एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया और हिमलर को अपना एक सबऑर्डिनेट बना दिया। इससे हिमलर की डायरेक्ट रिपोर्टिंग हिटलर को हो गई और वो नाजी पार्टी के अंदर दूसरा सबसे ताकतवर आदमी हिटलर के बाद बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 आते आते जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया, तो हिमलर की ताकत और ज्यादा बढ़ गई और हिटलर ने जर्मनी को आगे और कब्जा करने की पूरी जिम्मेदारी हिमलर को दे दी। इससे हिमलर के पास ऐसी ताकत आ गई कि वो ऐसा अकेला आदमी बन गया जो कि ये डिसाइड करता था कि कौन जर्मन है और कौन नहीं, किसको जीने का हक है और किसको नहीं, कौन से जर्मन्स को किस जगह से ले जाकर किस जगह बसाया जाएगा और वहां रह रहे लोगों को जिंदा रहने का हक है या नहीं, या उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाएगा या मार दिया जाएगा। 1939 आते आते इतनी ताकत हेनरिक हिमलर के पास आ गई थी। मैंने अपने एक पुराने वीडियो में द फाइनल सॉल्यूशन के बारे में भी आपको बताया था। उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि फाइनल सॉल्यूशन क्या है, तो मैं उसको टैग कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा। हेनरिक हिमलर ही वो व्यक्ति था जिसने कि द फाइनल सॉल्यूशन को पूरे तरीके से प्लान किया था और एग्जीक्यूट किया था। इसी के साथ साथ जर्मनी में रह रहे डिसेबल्ड लोग, उनको भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में भेज दिया गया या मार दिया गया और इस चीज के लिए भी पूरे तरीके से हेनरिक हिमलर ही दोषी था। जुलाई 1943 तक हिमलर इतना ताकतवर हो गया था कि हिटलर ने उसको इंटीरियर मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया था। हिमलर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको बहुत अच्छे तरीके से आता था कि कैसे लोगों को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से पावर हासिल की जाती है और उसको कैसे बढ़ाया जाता है। और 280 लोगों के एक छोटे से संगठन को इतना ताकतवर इसने बना दिया कि आगे चलकर एसएस की पहचान दुनिया के सबसे खतरनाक सैन्य दस्तों के रूप में हुई। दोस्तों, जर्मनी में नाजी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि यह युद्ध आगे बढ़े। इसके लिए हिटलर को मारने के कई बार प्रयास किए गए। ऐसा ही एक प्रयास जुलाई 20, 1944 को हुआ और जब यह प्रयास पूरी तरीके से विफल हो गया और वो हिटलर को नहीं मार पाए, तो हिमलर ने वेस्टर्न अलाइज के साथ, यानी कि जो अमेरिका, ब्रिटेन अलाइज थे, उनके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया और वो यह समझने लगा था कि जर्मनी का इस युद्ध को जीतना अब नामुमकिन है। तो इसीलिए अपने प्राणों को बचाने के लिए उसने अलाइज के साथ बात करनी शुरू कर दी। हालांकि हिटलर भी युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार था, पर हिटलर का मानना था कि उसे बातचीत रशिया के साथ करनी चाहिए, जो उस वक्त सोवियत यूनियन होता था। तो हिटलर का मानना था कि उसे यूएसएसआर के साथ बात करनी चाहिए, ना कि वेस्टर्न पावर्स के साथ। हेनरिक हिमलर ने ड्वाइट आइजनहावर को भी एक मैसेज भेजा था, लेकिन उन्होंने उससे बात करने से मना कर दिया क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब बातचीत करने के लिए कुछ बचा नहीं है और जर्मनी हार के मुहाने पर खड़ा हुआ है। युद्ध खत्म होते होते जितने भी एसएस के कमांडोज थे या जो लोग ऐसे थे जिन्होंने कि यहूदियों के और लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे, उनको अब डर सताने लगा था क्योंकि पकड़े जाने पर उनको भी उनके किए हुए अपराधों के लिए सजा दी जानी थी। यहाँ भी हिमलर ने एसएस को यह बताया कि जो भी उन्होंने किया है इसकी पूरी जिम्मेदारी हिमलर लेगा। लेकिन युद्ध खत्म होते होते हिमलर ने अपना भेष बदला और वो साधारण सैन्य कपड़ों में फर्जी आईडी लेकर चुपके से भाग गया और 20 मई 1945 को रशियन सोल्जर्स ने उसे पकड़ लिया। उसको पकड़ने के बाद रशियंस ने उसको ब्रिटिश को सौंप दिया और ब्रिटिश आर्मी ने ही उसकी असली पहचान का पता लगाया। 23 मई 1945 यानी आज ही के दिन जब ब्रिटिश जवान उसकी तलाशी ले रहे थे, तो ऐसे में हिमलर ने अपने आप साइनाइड का कैप्सूल खाकर आत्महत्या कर ली। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि शायद उसने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसकी हत्या की गई थी, पर यह सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही हैं। हो सकता है ये सही भी हो सकता है गलत भी हो, पर जो भी जानकारी मौजूद है उसके हिसाब से अपने मुंह के अंदर उसने एक साइनाइड का कैप्सूल छुपा रखा था और जब उसकी तलाशी ली जाने लगी तो उसने उस कैप्सूल को तोड़कर अपनी जान दे दी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध को समझना है
तो आपको द शिंडलर्स लिस्ट और द पियानिस्ट मूवी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन मूवीज़ को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि असल में एसएस किस तरीके से काम करती थी और एसएस को इतना भयानक बनाने के पीछे हेनरिक हिमलर ही था। अगर उस वक्त हिटलर और हिमलर जैसे दो व्यक्ति पागलपने की हद तक ऐसे काम ना करते तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता और आज की दुनिया बहुत ही अलग होती। कई बार कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और ऐसे ही लोगों के पागलपन की वजह से बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो जो कि मैंने हेनरिक हिमलर के ऊपर बनाया था। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।